सो गाइस, स्वागत है आपका आईसीसी डिफेंस एकेडमी में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस आपके एसएससी 1 to 8 का क्वेश्चन पेपर है जो हम आज आपको सॉल्व करके बताने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगी बिकॉज ये सॉल्व पेपर है और एसएससी 131 के लिए जो कैंडिडेट्स अपेयर हो रहे हैं, जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड एसएससी 132 के लिए जो कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सीधे फर्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। दैट इज यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, इन विच स्टेट इज द जॉग फॉल्स लोकेटेड। देखो, जॉग फॉल दैट इज वाटरफॉल है और ये कौन सी स्टेट में है? तो ऑप्शंस दैट इज तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, केरला में है कि कर्नाटका में है। दैट इज इसका सही आंसर आपके पास कर्नाटका रहेगा। कर्नाटका में लोकेट है। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। बट अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया का कौन सा है, दैट इज कुंचिकल वाटरफॉल है। इसको आप नोट कर सकते हो और ये भी कर्नाटका में ही है। ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन सर्किट स्विचिंग में इनमें से कौन सी कंडीशंस एप्लीकेबल होती है? तो भाई, क्या ट्रांसमिशन पाथ सेट किया जाता है डाटा ट्रांसफ़र से पहले? तो बिल्कुल सही आंसर है कि यहाँ पे क्या होता है कि हम एक पाथ जनरेट करते हैं जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच रहता है। तो ट्रांसमिशन पाथ जो कि डाटा ट्रांसफ़र से पहले सेट करा जाता है। ऑप्शन ये सही है। ऑप्शन डी क्या है, डाटा इज स्टोर्ड एट इंटरमीडिएट नोड्स। तो ये भी सही आंसर है कि डाटा भी क्या किया जाता है, इंटरमीडिएट नोड्स पे स्टोर करा जाता है। उसके बाद डेडिकेशन कम्युनिकेशन लिंक इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो ये भी हमारे पास सही आंसर है कि यहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन लिंक की जरूरत नहीं होती। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल प्लांट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यूनिसेक्सुअल प्लांट है? तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं, मस्टर्ड है, पपाया है या हिबिस्कस है। देखो, इसका सही आंसर हमारे पास रहेगा पपाया। ठीक है। तो यहाँ पे मैं मार्क कर लूँ, पपाया इसका सही आंसर रहेगा। ये हमारे पास एक यूनिसेक्सुअल प्लांट है। देखो, पपाया जो प्लांट हमारे पास है, इसके फ्लावर में हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को यहाँ पे स्टेमन कहा जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को यहाँ पे कार्पल कहा जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है। बट इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये यूनिसेक्सुअल इसलिए है, या तो ये इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है या इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट रहता है, या तो स्टेमन प्रेजेंट रहता है या कार्पल प्रेजेंट रहता है। तो इनमें से एक प्रेजेंट रहता है, इसलिए हम इसको यूनिसेक्सुअल कहेंगे। बट बाईसेक्सुअल क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑर्गन्स एक ही प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं। तो मस्टर्ड हमारा बाईसेक्सुअल में आएगा। यहाँ पे स्टेमन भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कॉर्पल भी प्रेजेंट होता है, हिबिस्कस में भी दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए हमें यूनिसेक्सुअल पूछा गया, तो यहाँ पे इसका पपाया सही आंसर रहेगा। ठीक है। बायोलॉजी पोर्शन में से क्वेश्चन लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सोलर सेल कन्वर्ट्स विच एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सोलर सेल कौन सी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? बहुत ही जनरल क्वेश्चन पूछा गया है और ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। भाई, सोलर सेल किसका यूज़ करता है? ये हीट रेडिएशंस का यूज़ करता है, या हम सोलर रेडिएशंस का यूज़ करता है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन में अगर बस आपको हीट एनर्जी रहता है, या सोलर रेडिएशंस रहता है, या हीट रेडिएशंस रहता है, तो आपको इन तीनों में से कोई भी अगर ऑप्शन दिखता है, आपको मार्क कर लेना है। बिकॉज ये सारे क्या करते हैं, ये सोलर एनर्जी का, सोलर सेल इन तीनों का यूज़ करता है और कन्वर्ट करता है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि हमारे पास बैटरी जो होती है ना, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है। आपको पूछा जाए कि विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो बैटरी सही आंसर रहेगा। ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बैटरी करती है, बट इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कौन करता है? तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और मैं आपको इससे पहले ये बता दूं कि भाई एसीसी 131 के लिए जो एग्ज़ाम डेट है ना, वो आपके लिए 20 जुलाई ही है और आपके पास यहाँ पे ओनली 25 डेज से भी कम टाइम बचा हुआ है। तो अभी अगर आप कैश कोर्स में इनरोल होते हैं और गारंटीड सिलेक्शन आते हैं, बिकॉज 25 डेज में आपको हर एक चीज़ यहाँ पे इंक्लूड करवाई जाएगी। क्रैश कोर्स ये आपका रहेगा जिसमें आपकी सिलेक्शंस की 100% गारंटी रहेगी। बस आपको ये चीज़ें इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेंगी, स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। देखो, इसमें आपको कोर्स में इनरोल होने पे हर एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, मैराथन क्लासेस आपके लिए रहेंगी जो कि एग्जाम से 10 दिन पहले स्टार्ट हो जाएंगी, मॉक टेस्ट आपके लिए रहेंगे जो कि आपके हर एक सब्जेक्ट के रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके रहेंगे जो कि पिछले 5 सालों के रहेंगे, और यहाँ पे भी जो हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, और 9
से 11 बजे तक रात को लाइव क्लासेज रहेंगी। यहाँ पे टीचर से आपकी पर्सनल इंटरेक्शन रहेगी और टीचर्स आपको गाइड भी करेंगे, आपको स्ट्रेटजी भी देंगे कि किस तरह से कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं आप, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे, और यहाँ पे 60% डिस्काउंट भी आपके लिए चल रहा है, ठीक है। और लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है और यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा जल्दी। हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपको जनरल साइंस 1 ACC 128 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 105 क्वेश्चन क्या है, क्लोरोसिस अपीयर इन प्लांट्स। देखो क्लोरोसिस होता क्या है, क्लोरोसिस होता क्या है कि प्लांट में जब डेफिशिएंसी हो जाती है किसकी, न्यूट्रिएंट्स की, ज़्यादातर नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की जब भी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे क्या होता है कि फिर प्लांट क्या करता, क्लोरोफिल को प्रोड्यूस नहीं कर पाता उतना जितना उसको करना चाहिए होता, ठीक है। जितना उसके लिए सही रहता है, जितना प्लांट के लिए हेल्पफुल है, वो उतनी क्लोरोफिल सिंथेसाइज नहीं कर पाता। तो उससे क्या होता है कि प्लांट के जो लीव्स होते हैं ना, वो येलो होना शुरू हो जाते हैं, ग्रीन से येलो होना शुरू हो जाते हैं। और इसको क्या कहा जाता है भाई, इसको क्लोरोसिस कहा जाता है। और क्लोरोसिस प्लांट्स में किसकी वजह से अपीयर होता है भाई, ये अपीयर होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की वजह से, ठीक है। बिकॉज नाइट्रोजन और मैग्नीशियम जो कि जनरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लोरोसिस के लिए, ठीक है, और ये हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हर एक ग्रेविटी क्या हर एक प्लेस पे सेम रहती है, क्या वो वेरी करती है। तो इस तरह से ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका हैज़ द सेम वैल्यू, क्या उसकी सेम वैल्यू होती है ग्रेविटी की, तो बड़ी ग्रेविटी की हमारे पास सेम वैल्यू तो कभी नहीं हो सकती पॉसिबल, है ना। बिकॉज स्ट्रेटोस्फीयर में डिफरेंट है, मेसोस्फीयर में डिफरेंट है, तो डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास जो लेयर्स रहती हैं इनमें तो डिफरेंट होती है, तो वो वैल्यू सेम तो नहीं हो सकती। हैज़ द सेम वैल्यू एवरीवेयर इन स्पेस, क्या स्पेस पे सेम होती है, तो ऐसा भी नहीं है। क्या अर्थ पे सेम होती है, ऐसा भी नहीं है। और नेक्स्ट ऑप्शन है, इज़ ग्रेटर ऑन द मून ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, क्या मून पे ज़्यादा होती है उसके स्मॉल साइज होने की वजह से, नहीं ऐसा नहीं होता भाई। इसका सही आंसर एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वेरीज विद द लैटिट्यूड ऑन द अर्थ। भाई ये लैटिट्यूड के हिसाब से चेंज होती है। लैटिट्यूड मतलब कि एंगुलर डिस्टेंस कितना है नॉर्थ और साउथ का इक्वेटर पॉइंट से, ठीक है। तो ग्रेविटी लैटिट्यूड के हिसाब से चेंज होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्यू फाइंडर्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए व्हीकल बिहाइंड आर मेड ऑफ। देखो यहाँ गाड़ियों में जो मिरर यूज़ होता है पीछे देखने के लिए, तो वहाँ पे होता क्या है कि वो एक इरेक्ट वर्चुअल और पूरा एक वाइडर व्यू हमें देता है डिमिनिश छोटे साइज में, ठीक है। जो गाड़ियों में यूज़ होता है मिरर, साइड मिरर इसे हम कहते हैं। कौन सा मिरर वो होता है, कन्वेक्स होता है, कनकेव होता है, पैराबोलिक होता है, जो कि आपके पास ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन कन्वेक्स मिरर इसका सही आंसर रहेगा। कन्वेक्स मिरर कब कहाँ पे यूज़ होता है, साइड मिरर होता है, ठीक है। और उसको रियर व्यू मिरर भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमें एक वाइडर व्यू देता है, इरेक्ट इमेज और वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि मोटर व्हीकल्स में जो मिरर यूज़ होता है, हेडलाइट्स में यूज़ होता है, टॉर्च लाइट्स में यूज़ होता है, रेलवे इंजन्स में यूज़ होता है, वो कौन सा मिरर होता है। क्या वो कन्वेक्स मिरर ही होता है, क्या वो कनकेव मिरर होता है, क्या वो पैराबोलिक मिरर होता है, क्या वो प्लेन मिरर होता है। बिकॉज साइड मिरर तो हमारे पास कन्वेक्स मिरर होता है, बट हेडलाइट्स में या टॉर्च लाइट्स में कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्रीन प्लांट्स फूड जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो किस फॉर्म में ये प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा भैया, ग्लूकोज इसका सही आंसर रहेगा। ये इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं और बाद में ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें, स्टार्च में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और जो फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। अगर आपको पूछा जाता है कि स्टोर किस फॉर्म में होता है, तो स्टार्च की फॉर्म में होता है, और प्रिपेयर किस फॉर्म में होता है, ये इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है। तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन निकल रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है बायो जियोकेमिकल साइकिल इंक्लूड। भाई बायो जियोकेमिकल साइकिल में क्या एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं कि बायोटिक भी होते हैं या दोनों होते हैं, ये पूछा गया है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास बायो जियोकेमिकल साइकिल एक पाथवे होता है, यहाँ पे एक सब्सटेंस जो कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों में से पास होता है,
ठीक है। तो इसलिए हमारा पास बायोटिक भी सही है, एवोटिक भी सही है, और बोथ इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो कि हमारे पास लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं। एवोटिक कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे वाटर है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एसिडिटी है, बेसिसिटी है। ठीक है, तो बायोजियोकेमिकल्स में हमारे पास बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं, एवोटिक फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास वाटर साइकिल है, इससे इफेक्ट हमारे पास ओशंस भी होते हैं, माउंटेन्स भी होते हैं, ह्यूमन बींग्स भी होते हैं, तो दोनों कंपोनेंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स पी एंड क्यू दो लिक्विड्स हैं, उनका वेपर प्रेशर भी आपको क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, और वेपर प्रेशर कितना गिवन दिया है? 80 mm एंड 60 mm। ठीक है, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन? अगर यहाँ पे मैं दोनों लिक्विड्स को मिक्स करूँगा तो यहाँ पे इसका जो हमारे पास वेपर प्रेशर बनेगा वो कितना वेपर प्रेशर बनेगा। बट हमें क्या करना है, 3 मोल्स लेने हैं पहले लिक्विड के, दैट इज़ पी के, और 2 मोल्स लेने हैं क्यू के। ठीक है, तो कैसे इसको फाइंड करेंगे हम? मैं शॉर्टकट आपको बता दूं कि इसमें एक्चुअली आपको क्या करना है, पहले तो आपको 3 मोल्स लेने हैं पी के। जब आप दोनों सॉल्यूशंस को आपको लिक्विड्स को आपको मिक्स करना है, तो पी के 3 मोल्स लेने हैं, क्यू के 2 लेने हैं, तो टोटल मोल्स आपके पास कितने हो गए? 5 मोल्स हो गए। ठीक है, सिंपली आप क्या कर लो, यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले लिक्विड के 3 मोल लेने हैं, तो 3.5 कर लो। 3.5 सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा कितना? 0.6। और दूसरे लिक्विड दैट इज़ क्यू के आपको 2 मोल्स लेने हैं, तो 2.5 कर लो, तो ये आपके पास आएगा 0.4। ये 2 वैल्यूज़ आपके पास निकल चुकी हैं। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, सिंपली फर्स्ट वाला लिक्विड पी है जो, इसका वेपर प्रेशर कितना है? 80 है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, इसको मैं, हाँ, तो यहाँ पे लिखूँगा, ये आपने लिख लिया 80। इसको मल्टीप्लाई कर लेना है किससे? जितने मोल्स आपको लिए हैं 3/5 से आपके पास कितना आया डिवाइड करके? 0.6 आया। तो 80 को मल्टीप्लाई कर लेना है 0.6 से, प्लस दूसरा लिक्विड का वेपर प्रेशर है 60, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 0.4 से, बिकॉज 2 पॉइंट हमारे पास 5 कितना आया था? 0.4 आया था। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर लो, 80 मल्टीप्लाई 0.6 अगर आप करोगे तो ये आएगा 48, और 60 मल्टीप्लाई 0.4 करोगे तो ये आपके पास आएगा 24। तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो वेपर प्रेशर आएगा दोनों लिक्विड्स का, दैट इज़ 72। 48 और 24 करोगे तो 72 mm इसका सही आंसर रहेगा। आई होप आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, आप बहुत ईजिली शॉर्टकट विद इन 20 या 30 सेकंड्स में इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताऊं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं, कितने आपके लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और जो प्रीवियसली क्वेश्चंस आते हैं उसी फॉर्मेट में आने वाले पेपर्स में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में इसमें से किसका यूज़ होता है, या क्या इसकी स्पेसिफिकेशन होती है? भाई थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है ना, ये हमारे पास फर्स्ट कंप्यूटर था जो कि जिसमें एरर डिटेक्टिंग डिवाइस का यूज़ होता था, बिल्ड इन एरर डिटेक्टिंग डिवाइस का यूज़ होता था। वो हमारे पास थर्ड जनरेशन पहला कंप्यूटर था। ठीक है, और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कब आया था, कौन से साल में आया था, ये मैं आपको बता दूं कि 1965 से 1975 तक ये रहा था। ठीक है, 1965 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और 1971 तक ये रहा था। और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यहाँ पे देखो, जो आपके पास बी ऑप्शन है, यहाँ पे हम बात करते हैं, क्या ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता है थर्ड जनरेशन में? बिल्कुल नहीं होता भाई। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में किसका यूज़ होता है? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता है। फर्स्ट जनरेशन में थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में किसका यूज़ होता है भाई? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ होता है, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता है फर्स्ट जनरेशन में। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि सेकंड जनरेशन में किसका यूज़ होता है। ठीक है, ये आपके लिए होम टास्क है। और साथ में एक चीज़ और आप बताओगे कि सेकंड जनरेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड जनरेशन 1965 से 1971 तक रही, तो आप बताओगे कि सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक रहा था। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डैश इज़ ए सर्च इंजन। तो इनमें से हमारे पास कौन सा सर्च इंजन है? सर्च इंजन मतलब जिस पे जैसे हमारे पास फ़ोन में देखो ऑप्शन ही आपके पास वही है। ठीक है, गूगल हमारे पास रहता है, वहाँ पे हम कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हैं और हमें उसका आंसर मिलता है, दैट इज़ अ सर्च इंजन, जिसमें हम कुछ चीज़ सर्च कर सकते हैं। तो गूगल इसका सही आंसर रहेगा। भाई इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये हमारे पास एक वेब ब्राउज़र होता है। ठीक है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। फायरफॉक्स भी हमारे पास एक ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है। ओपन सोर्स मतलब जिसकी की होती है वो पब्लिकली होती है। तो
ये भी हमारे पास एक तरह का वेब ब्राउज़र है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फ्लैश क्या है भाई? ये कंप्यूटर टूल है जिससे क्या क्या करते हैं, एनिमेशंस करी जा सकती हैं, एनिमेटेड वर्क किया जा सकता है। तो ये भी सर्च इंजन तो नहीं है, तो सर्च इंजन हमारे पास ओनली क्या है, गूगल है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। चलो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि लाइनक्स, LINUX, क्या ये हमारे पास वेब ब्राउज़र है? LINUX, क्या ये वेब ब्राउज़र है? क्या ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है? क्या ये हमारे पास वायरस है या एंटीवायरस है? तो कमेंट बॉक्स में आप बताओगे, बिकॉज प्रीवियसली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और ये मैं क्वेश्चंस आपको इसलिए देता हूँ कि सो दैट यहाँ पे आप भी थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो आपके लिए ये चीज़ें बेनिफिशियल रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मेगा पिक्सल्स आर नॉर्मली एसोसिएटेड विद। भाई मेगा पिक्सल टर्म किससे एसोसिएट करती है? दैट इज, इसका सही आंसर रहेगा डिजिटल कैमरा। मेगा पिक्सल होता क्या है? ये हमें बताता है कि डिजिटल कैमरा की रेजोल्यूशन कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका डिजिटल कैमरा सही आंसर रहेगा। ठीक है, मेगापिक्सल्स। और देखो ऐसे हम बात करते हैं क्या, फ़ोन की बात करते हैं या हम लैपटॉप की बात करते हैं तो कितने मेगापिक्सल्स है। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी की बात होती है, तो वही सेम हमें पूछा गया कि मेगापिक्सल टर्म किससे एसोसिएट है, तो डिजिटल कैमरा से एसोसिएट है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AI की फुल फॉर्म क्या है? सभी कैंडिडेट्स को पता होगी। दैट इज़, हमारे पास इसका सही आंसर रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। और बिकॉज ऑप्शंस देखो एक ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं, तो केयरफुली आपको देखना है कि क्या इसका सही आंसर रहेगा। तो ऑप्शन बी दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका सही आंसर रहेगा। आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहा जाता है, कौन थे? ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स ACC 131 में इनरोल होते हैं तो उनको यहाँ पे चांस मिल रहा है कि वो ACC 132 के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बाई 1 गेट 1 जो आपके पास अभी डिस्काउंटेड ऑफर चल रहा है। और ये क्रैश कोर्स भी यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा जिसमें आपको अभी 25 डेज में भी कंप्लीट रिवीजन और कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे आपको चीज़ें बताई जाएंगी, PDF नोट्स, मैराथन क्लासेस, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और यहाँ पे स्ट्रैटेजी भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। और साथ में आपको यहाँ पे ACC 132 में भी इनरोल किया जाएगा जो आपके लिए बाई 1 गेट 1 ऑफर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप इनरोल होने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे, और डिस्काउंटेड रेट पे ये आपको मिल रहा है। और जो भी वीडियोस आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स की आपको मिल रही हैं इनको रिवाइज करते रहिए, बिकॉज ये बहुत बेनिफिशियल है, ये एग्ज़ाम में आपको श्योरली हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस एंड विश यू ऑल द बेस्ट।